नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम सप्लीमेंट्री एग्जाम पर चर्चा कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम बहुत जल्द ही होने की संभावनाएं हैं और उसकी डेट भी हमने आपको टेंटेटिव डेट बता दी थी कि 5 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। और जो सेंटर हैं उस सेंटर के लिए आपका ऐसा नहीं है कि आप जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर में सेंटर है, या करौली रह रहे हैं करौली में है, या कोटा रह रहे हैं कोटा में है। सेंटर जो है वो राजस्थान की कुछ जगहों पे ही बनाए जाएंगे। जैसे हो सकता है कि जयपुर में सेंटर बन जाए, ठीक है, या पूरे राजस्थान में दो दो से तीन जगह पे सेंटर्स आरसीआई बना दे, वहीं पर एग्जाम कराया जाएगा। इसलिए एग्जाम के लिए हम स्वयं को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से रखें, ठीक है। देखिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पर ये निर्भरता जो हमारी रहती है वो हटा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और ये जो पेपर है ये हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। लेकिन जो अदर दो स्ट्रीम में छूट रही हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो उनके जो पेपर है वो हमारी तरफ से तैयार हो रहा है, ठीक है। आशा है आपको कल या परसों से वीडियोज मिलने लगेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा कॉमन पेपर है तो वो यहाँ से आप दो कॉमन पेपर होते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आपका हो चुका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला पेपर, ठीक है। तो आज थर्ड पेपर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। और अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो देखिएगा आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से इसके बारे में ही पता होना चाहिए। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, आप क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आता है। जो आपका टॉपिक का नाम है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन मतलब भाषा और संप्रेषण, पहला तो यही पॉइंट हो गया कि भाई भाषा क्या है और संप्रेषण क्या है, संप्रेषण में भाषा का रोल क्या है। तो दो तीन क्वेश्चन हमें यहीं से देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या और कम्युनिकेशन क्या है, और कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का रोल क्या है या भूमिका क्या है, हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार या संप्रेषण, ठीक है, वो क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लो कि दोनों हैं क्या, उनकी डिफिनीशंस क्या है, अर्थात परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, और उसका स्कोप क्या है, ये क्षेत्र के कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है या दूसरा प्रश्न है, असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है। एक्चुअली यहाँ पे मूल्यांकन हो गया है तो असेसमेंट का हिंदी आकलन क्या है, तो यहाँ पे आकलन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो असेसमेंट मीनिंग डिफिनेशन एंड स्कोप, आकलन क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका स्कोप क्या है। ये चीज़ें मतलब असेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हर टॉपिक में आपको हर जो पेपर है उसमें देखने के लिए मिलेगा। आप इसमें जो असेसमेंट करेंगे वो लैंग्वेज का असेसमेंट करेंगे। तो पहले तो हमें असेसमेंट पता होना चाहिए कि आकलन है क्या, उसके बाद हम लैंग्वेज का आकलन करें, ठीक है। उसके बाद नीचे हम देख रहे हैं कि जो असेसमेंट है उसके यहाँ पे टाइप देखने के लिए मिल रहा है, फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, औपचारिक मूल्यांकन। हमें पता है औपचारिक दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक मूल्यांकन औपचारिक आकलन कौन सा होता है, ठीक है। एक्चुअली ये मूल्यांकन नहीं, यहाँ पे आकलन आएगा, तो हिंदी में ये आप करेक्ट कर लीजिएगा कि ये मूल्यांकन ना होके आकलन है, ठीक है। और जो स्टैंडर्डाइज जो लैंग्वेज के टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरा इनफॉर्मल असेसमेंट, जैसे यहाँ पे हमने देखा फॉर्मल असेसमेंट, यहाँ पे इनफॉर्मल असेसमेंट, उसका क्या महत्व है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो असेसमेंट, फिर असेसमेंट में फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। एक मोटा मोटा अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो
असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मतलब आकलन, किसी चीज को आंकना। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, ठीक है, कि मेरी एज कितनी हो सकती है, तो कोई बताएगा 28, कोई बताएगा 30, कोई बताएगा 32। ये क्या है कि अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों से व्यक्ति क्या करता है, बताता है, आंकता है चीजों को, ठीक है, ये होता है आकलन। और मूल्यांकन क्या होता है? जैसे यहाँ पे गलती से यहाँ पे मूल्यांकन हो गया, तो मूल्यांकन क्या क्या यहाँ पर होता है, जहाँ पर हम मूल्य निर्धारित कर देते हैं। जैसे हम जब किसी चीज को अ, माप रहे हैं, जैसे लंबाई मापी हमने, लंबाई कितनी है, उसको एग्जैक्ट बता दिया कि नहीं इतनी ही है, 5 फीट 4 इंच है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेजरमेंट में, मूल्यांकन में। लेकिन आकलन में कि लगभग 4 फीट होगी, ठीक है, जब लगभग का अ, लगभग आ जाए, ठीक है, जहाँ पे अनुमानित आ जाए, वो होता है आकलन। ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे ही उसके अंदर आकलन में औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट क्या है? जब किसी चीज को हम असेस करते हैं और तौर तरीके से करते हैं, अर्थात जहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो होता है औपचारिक। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें बुखार है, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है कि थर्मामीटर देता है और कहता है कि भाई ये तो मुंह में रख लो या फिर बगल के नीचे लगा लो बुखार नापने के लिए। तो वो देखता है कि 98.9 फ़ारेनहाइट, ठीक है, या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से वहाँ पे अ, आ जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर है। लेकिन जब हम तो जब डॉक्टर मापता है तो वो क्या हो गया, फॉर्मल, जहाँ पर रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, अनौपचारिक। जैसे घर पे है, अभी मैं बोलूंगा बुखार आ मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है, घर वाले क्या कहेंगे, डायरेक्ट थर्मामीटर नहीं देते, घर वाले कहते हैं अच्छा लाओ, सबसे पहले ये ऐसे हाथ पकड़ते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से आपका मत्था ऐसे देखेंगे टच करके, अच्छा गर्म है बॉडी, हाँ भाई लग रहा है बुखार, ठीक है। तो ये चीजें हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट को हम इस तरीके से एक सिंपल से उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और ये चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी गारंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज। तो पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया है कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पेपर का ही नाम है। तो भाई लैंग्वेज और कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा, जब लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी बात, हम हियरिंग एम्पायरमेंट वाले फील्ड से रिलेट संबंध रखते हैं। तो ओरलिज्म पे बहुत फोकस किया जा रहा है। अब हम डायरेक्ट साइन लैंग्वेज पे जोर नहीं देते हैं। क्या है कि अब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, हमें इंक्लूड करना है। तो जब हम इंक्लूड करने की बात करेंगे, समाज में किसी को इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड करने के लिए हर व्यक्ति को बोलना आना चाहिए। साइंस हमारी इतनी प्रगति कर रही है धीरे धीरे, ठीक है, कि जो बच्चा हियरिंग एम्पायरमेंट है किसी बच्चे में, यदि उसको हम जल्दी पहचान लेते हैं, तो उसको कोक्लियर इम्प्लांट की मदद से या फिर हियरिंग एड की मदद से, ठीक है, उसको सुनवाई शुरू करवा सकते हैं। तो कोई जब ये चीज़ें हैं, तो हम क्या है कि ओरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं कि भाई हर बच्चा बोल सके, हर बच्चा बात कर सके, और जब बच्चा बात कर पाएगा तभी वो समाज में घुल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओरलिज्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौखिकवाद क्या है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, अर्थात सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी इसका स्कोप क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको ओरलिज्म जब पता होगा कि मौखिकवाद होता क्या है, तभी आप इस चीज़ का क्वेश्चन आंसर बता पाओ, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा प्रश्न है हमारा एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म। मतलब जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई में क्या है कि हमेशा एक भाषा का हमें यूज नहीं करना, जैसे हम क्लासरूम में करते हैं। क्लासरूम में क्या करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे को हिंदी आती है, कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है, ठीक है, या कुछ बच्चे लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हमेशा दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, मिक्स चलाते हैं दोनों भाषाओं का। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे डेफ बच्चे होते हैं, तो फिर टीचर को वो चीज़ सीखनी पड़ती है। जिन टीचर्स को नहीं आता है साइन लैंग्वेज, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश करें कि साइन लैंग्वेज आ जाए, ठीक है। हमें क्या है कि इंक्लूजन की तरफ चलना है, हमें किसी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करना। तो इसलिए एजुकेशन में बाइलिंगुअलिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। उसको जो सिद्धांत हैं, ठीक है, लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमें याद रखने की आवश्यकता है, याद करना चाहिए। तभी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन जो हैं वो उसमें से एक क्वेश्चन आना मतलब कंपलसरी है। कैसे? प्री रिक्विजिट्स ऑफ लिटरेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ टिमनेस। मतलब जो लिटरेसी है, साक्षरता है, साक्षरता की पूर्व आवश्यकताएं। साक्षर हम कब होंगे? साक्षर होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है भाई? अर्थात ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन, प्रश्न ये कह रहा है कि हम पढ़े लिखे कब माने जाएंगे? पढ़े लिखे होने के लिए मिनिमम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? पहली बात तो ये है, पढ़े लिखे होने के लिए हम हमारा जो मानसिक स्तर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, हम चीज़ों को सुन सकते हो, कोई अगर कुछ कह रहा है तो हम उसको सुन सकें, समझ सकें। ठीक है, जब तक सुनेंगे नहीं सीखेंगे कैसे? तो ये, और यदि समस्या आ रही कान में, क्योंकि हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट का टॉपिक है, यदि कान में समस्या है तो कोई हियरिंग डिवाइस लेके सुने, चाहे वो हियरिंग एड हो या कोक्लियर इम्प्लांट हो। ठीक है, तो और गहरेपन का प्रभाव क्या होगा इस पर? ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिफेंस पर, तो वो चीज़ें हमें बतानी है। तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ लिटरेसी या प्री रिक्विजिट्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा विकास में कौन कौन सी प्री रिक्विजिट्स की आवश्यकताएं पड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बने। फिर लास्ट वाला है प्रश्न हमारा, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एंड विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, इसलिए अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए आपके 70-80% नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। इसको यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। रीडिंग राइटिंग आएगा ही आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भाई पढ़ना क्या है। ठीक है, रीडिंग स्टेजर रीडिंग की कौन कौन सी होती है, रीडिंग और टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब आप कहोगे रीडिंग में स्टेजेस क्या है, टाइप्स क्या है, रीडिंग पढ़ने के कौन से टाइप्स होते हैं। अब अगर सिंपल से आप देखें, पढ़ने के कितने सारे टाइप्स हैं। अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं सीधे स्पोर्ट न्यूज, डायरेक्ट पीछे पेज खोल लेते हैं, स्पोर्ट न्यूज पढ़ने लगे। कुछ लोग हैं रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं बहुत समझ के पढ़ रहे हैं शांत होके, कुछ लोग हैं जो बगल में कोई बोल रहा है और वो सुन सुन के समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग के मतलब लिखने की कौन कौन सी स्टेजेज हैं, के टाइप्स कौन कौन से हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से हम राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और इसका फोल्डिंग्स मतलब किसी की हेल्प के माध्यम से हम किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं कि हम राइटिंग जो है किसी बच्चे की उसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें आएंगी। फिर कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। ठीक है, भाषाई और गैर भाषाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब गारंटी के साथ ये आएगा, अगर ये इस तरीके से नहीं आएगा तो किस तरीके से आएगा कि जो कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से टाइप, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, या नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कौन सा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो भाषाई संप्रेषण है वो कैसे कौन सा है, और नॉन भाषाई मतलब साइन लैंग्वेज, एक तो साइन लैंग्वेज आ जाएगी, एक भाषाई जो हम बोल रहे हैं वर्बली वो आ जाएगा। इसके और भी अलग अलग उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा तो आप देख लीजिए। ठीक है, फिर टीचर में टेस्ट क्या होता है, तो ये आ सकता है कि भाषा को डेवलप करने के लिए। फिर साइन लैंग्वेज और साइनिंग सिस्टम, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन साइन लैंग्वेज एंड साइनिंग सिस्टम, ये क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये साइन लैंग्वेज क्या है और साइनिंग सिस्टम क्या है, बहुत कम ही लोगों को पता रहता है इसका डिफरेंस। ठीक है, लेकिन ये पेपर की दृष्टि से शायद लास्ट वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए। तो आशा है आपका ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जो थर्ड हमारा पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन क्वेश्चंस को आप करके ही जाइएगा। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत ही सही तरीके से देख के इनको निकाला है। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। ये वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आता है वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप जैसे रहिए देखिए।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।